हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड दिस इज पार्ट 1। तो शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। सो कौन सा एक्ट था जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ओवर ट्रेड उसको एबॉलिश कर दिया था। हमारे ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1813। इसमें एबॉलिश कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को, बट स्टिल जो उनकी मोनोपोली थी ओवर ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जिसको चार्टर एक्ट 1833 में ये भी एबॉलिश कर दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक और हमने कल इवेंट पढ़ा था इन द एजुकेशन वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री की। क्या था वो? दैट इज इसमें 1 लाख रुपीज़ की बात की गई थी कि एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड। बट इसमें बस बात बोली गई थी, ये तुरंत प्रोविज़न अप्लाई नहीं हुआ था, काफ़ी समय बाद जाकर इसको अप्लाई किया गया। सो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा। तो सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रोविजन जो कि कलकत्ता में बनाने का था, वो कौन से एक्ट से आया था? ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1733, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। सो हमारा राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1733। एंड ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बनाया गया था? एट फोर्ट विलियम, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन में ही हमें ऑलरेडी दिया है, कलकत्ता। एंड हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आया भी है और अभी भी पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। सो आंसर विल बी सर एलिजा इम्पे। एंड ये भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी फर्स्ट टाइम। देन योर आंसर विल बी फोर्ट विलियम एट कैलकटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। सो कौन से एक्ट के थ्रू फेडरल कोर्ट क्रिएट की गई थी? ऑप्शंस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या नन ऑफ द अबव। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, बिकॉज इनमें से किसी में भी फेडरल कोर्ट नहीं क्रिएट की गई थी। तो किस में क्रिएट की गई थी? इट वॉज क्रिएटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड इस एक्ट के अंदर क्रिएट की गई थी, बट क्रिएट एक्चुअल में कब हुई थी, कौन से ईयर में क्रिएट हुई थी? सो ऑन 1 अक्टूबर 1937। एंड इसमें फर्स्ट चीफ जस्टिस अगर हम बात करें फेडरल कोर्ट के, तो वो कौन थे? दैट इज मॉरिस
गोयर। सो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड यू शुड बी एबल टू आंसर इट। तो इसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि फेडरल कोर्ट जो है वो किस एक्ट के थ्रू बनी थी। ये पूछा जा सकता है कि जो फेडरल कोर्ट है वो कौन से ईयर में बनी थी। या ये भी पूछा जा सकता है जो फेडरल कोर्ट है उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। तो चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। तो इंडियन हिस्ट्री की अगर हम रेस्पेक्ट में देखें, कंटेक्स्ट में देखें, तो जो डायरकी का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? ऑप्शंस हैं, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट, हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, one in London and other in Delhi, division of the subjects delegated to the provinces into 2 categories. So right answer will be division of the subjects delegated to the provinces in 2 categories. अगर हम यहाँ पे डायरकी की बात कर रहे हैं तो डायरकी की को हम DYARCHY भी लिख सकते हैं या फिर DIARCHY भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है एंड इसको हम डिवाइड कर देते हैं बिटवीन DI एंड ARCHIE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स होता है, इसका मतलब होता है डबल रूल। एंड यहाँ पे प्रोविंसेस की बात हो रही है कि इसको सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो कौन सी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया? So it was divided between, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। सो जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उसमें गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट यहाँ पे केस क्या था? यहाँ पे दीज वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट हियर इन ट्रांसफर्ड गवर्नर प्लस जो भी मेंबर्स थे काउंसिल के, एंड यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल थे। सो कोई भी एक्शन होते थे तो उनको आंसर करना पड़ता था ट्रांसफर सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंड रिजर्व में दे वर नॉट आंसरेबल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विथ। जो 1909 में एक्ट आया था वो किस चीज़ से एसोसिएटेड था? ऑप्शंस आर इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एंड किसके लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट? फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो फर्स्ट टाइम जो बाई कैमरल बना था इंडियन लेजिस्लेचर वो कब बना था? ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? बाइकैमरल मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस के बीच में डिवीजन। तो अपर हाउस यहाँ पे क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस
लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस तरह से अभी हमारा सेंटर लेवल पे अगर हम देखा जाए तो लोकसभा एंड राज्यसभा है, सेम उसी तरह से, उसी को हम बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। तो जो पावर है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस इश्यू करने के लिए जो आई है, कहाँ से आई है वो? ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन ऑप्शन ए एंड बी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट के पास पावर थी इशू ऑर्डिनेंस की वो 1935 वाले एक्ट से आई थी। बट अगर हम वाइसरॉय की बात करें, जो वाइसरॉय के पास पावर थी टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट इवन परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वाइसरॉय के पास जो पावर थी वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से थी। तो अगर पूछा जाए वाइसरॉय के रिस्पेक्ट में देन योर आंसर विल बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बट अगर प्रेसिडेंट के सब्जेक्ट में अगर हमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से एक्ट से आई थी, तो देन योर आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखें अगर वाइसरॉय है तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अगर प्रेसिडेंट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। सो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने ये पॉसिबल किया कि जो इंडियंस हैं वो थोड़ा बहुत कुछ शेयर एडमिनिस्ट्रेशन में ले सकते हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कौन सा एक्ट था? ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। So here the right answer is चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या था? इसमें इन्होंने डाला था कि कोई भी पर्सन किसी भी प्लेस, पोस्ट, सर्विस के रिगार्डिंग उसको डिबेट नहीं किया जाएगा, उसको नहीं निकाला जाएगा या उसको नहीं रोका जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस, बर्थ एक्सेट्रा। सो इसमें एक स्पेशल सेक्शन था, सेक्शन 87। दिस वॉज द की। सेक्शन 87 प्रोवाइडेड इंडियंस के लिए सो दैट वो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में अपना शेयर दे सकें। एंड अभी हमने देखा था ऊपर कि चार्टर एक्ट 1833 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास जो टी एंड चाइना से ट्रेड करने में जो मोनोपोली थी वो भी एबोलिश कर दी गई थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1935 द रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द। तो जो फेडरेशन एस्टैब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ 1935 में, उसमें जो रेजिडुअरी पावर्स थी वो किसको दी गई थी? ऑप्शंस हैं फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल गवर्नर। सो इसका राइट आंसर है गवर्नर जनरल, दैट इज ऑप्शन सी। एंड अगर हम अभी के रेस्पेक्ट में बात करें, दैट इज प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो अभी जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास हैं? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसके अंदर इस्टेब्लिश की गई थी? ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमारा राइट आंसर है कैबिनेट मिशन 1946। बट अगर आपसे यहाँ पे सेम ये पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात सबसे पहले कौन से एक्ट में की गई थी, देन हमारा आंसर हो जाएगा अगस्त ऑफर। एंड ये कब आया था? 1940 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर फर्स्ट टाइम बात आए कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात एज अ प्रिंसिपल कौन से एक्ट में की गई थी, देन योर आंसर विल बी अगस्त ऑफर 1940। बट अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कौन से एक्ट में इस्टेब्लिश हुई थी एक्चुअल में, तो देन योर आंसर विल बी कैबिनेट मिशन 1946। इसी के साथ हम आ जाते हैं इस सेशन के एंड में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट पीसीएस सक्सेस, उस पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। एंड अगर आपको इसी तरह के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको एमसीक्यूज़ करने हैं तो हम डेली एमसीक्यूज़ डालते हैं। हमारा चैनल है स्टेट पीसीएस सक्सेस एमसीक्यू सेक्शन। तो यहाँ पे आप जाएं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करें। थैंक यू।